अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो IMGT21 का हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमारा जो आज का चैप्टर है वो 21 है, यानी लेक्चर हमारा तीसरा है यहाँ पर। और जो चैप्टर है वो 21 है जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर द इन्हेंसिंग जॉब सेटिस्फिकेशन एंड मोरल। जो हमारे पास जॉब की मोरल है और उसकी अखलाकियात और उसकी सेटिस्फिकेशन है, उसको इन्हेंस करने के लिए जो हमने स्ट्रेटजीज़ अपनानी है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज होंगी, उनको अच्छी तरह से देखते हैं, उनको पढ़ते हैं और उम्मीद है आपको पिछली जो लेक्चर हैं वो भी समझ आ रहे होंगे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास रेनफोर्स या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में है। रेनफोर्स यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हम बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इनकरेज कर सकते हैं, बिहेवियर को डिस्करेज कर सकते हैं। वो कैसे, आप अगर बिहेवियर को हम इनकरेज करना चाहते हैं तो हम रिवार्ड देंगे और अगर हम डिस्करेज करना चाहते हैं तो उसमें पनिशमेंट देंगे। इसमें ज़्यादातर आपको पता है जो किसी भी एम्प्लॉय के आप कह सकते हैं काम में सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो मैनेजर का होता है। तो मैनेजर टिपिकली प्रेफर टू यूज़ रिवार्ड्स एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट टू मोटिवेट एम्प्लॉय रेदर दैन द पनिशमेंट्स। कहता है कि हमारे पास जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि हम पॉजिटिव रेनफोर्स दें और रिवार्ड्स दें एक एम्प्लॉय को ताकि उसको मोटिवेट कर सकें, इसकी बजाय कि हम उसे पनिश करें। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पर दो टाइप हैं रेनफोर्समेंट के। सबसे पहले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आ जाती है विच इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग अ पार्टिकुलर बिहेवियर एंड जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर बिहेवियर को इनकरेज करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो एक एम्प्लॉय है, अगर उसे रिवॉर्ड देते हैं तो उसका जो कंपनी बाकी कंपनी के साथ कांटेक्ट होगा ना वो अच्छा होगा, वो अच्छे से बात करेगा। एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आता है विच इन्वॉल्व डिस्करेजिंग या पार्टिकल बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हैं डिस्करेज करता है एक पार्टिकल बिहेवियर को। फ़र्ज़ करें मैं आपको दो मिसालें देता हूँ उन दोनों चीज़ों को समझने के लिए। रेनफोर्स या बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यहाँ पर दो तरह के मॉडिफिकेशन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है या फिर थोड़ा सा नॉर्मल भी काम कर रहा है, मैं उसे रिवार्ड देता हूँ कि यार तूने ये अच्छा काम किया तो रिवार्ड, ये तेरा रिवार्ड बढ़ता है। मैं उसे बोनस में जो है ना वो दे देता हूँ सैलरी, या फिर इस तरह से कोई ना कोई रिवार्ड देता हूँ। तो वो क्या होगा, वो इनकरेज होगा, वो मोटिवेट होगा और उसका बिहेवियर जो होगा वो खुश मिजाज होगा दूसरों के साथ, अपने काम के साथ। और यही अगर उससे थोड़ी बहुत गलती हुई है और मैं उसे पनिशमेंट दे दूँ, मैं कहूँ जी आपको ये पनिशमेंट है, आपने इतना ज़्यादा वर्क करना है, या फिर आपकी 2-3 की छुट्टी या मंथ की छुट्टी, तो या फिर आपकी सैलरी काट ली जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो डिस्करेज होगा। डिस्करेज होने की वजह से वो क्या करेगा, काम कम करेगा और सबके साथ उसका बिहेवियर भी क्या होगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारे पास इस थ्योरी के आप कह सकते हैं कि मामला हैं, दो तरह की थ्योरी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास अगर ह्यूमन रिलेशन यानी इंसानियत का एक बंदे का दूसरे बंदे से रिलेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद सिंपल है, आपको जो है ना रिलेशंस के बारे में बताया है कि हमारे पास ह्यूमन जो रिलेशन है वो रेफ़र करते हैं इंटरेक्शन एंड द एटीट्यूड बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब हमारे पास जो एम्प्लॉयर होते हैं और एम्प्लॉयज़ होती हैं, उनके दरमियान जो है ना वो इंटरेक्शन और एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड को रेफ़र करता है ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है जी, मतलब कि वो अपने आपस में इंटरेक्शन है, एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। अगर वो इन दोनों एम्प्लॉयर्स में या एम्प्लॉयज़ में इंटरेक्शन नहीं है तो वो एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इट encompasses the relationship between the employees and other employees as well as the relationship between the employees and employers. The purpose of fostering good human relation the organization to create sense of unity and belonging and often described a family like environment. अच्छा, इसमें आपको एंड वाले सेंटेंस से आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमारे पास जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रेफर करती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान अच्छा रिलेशन हो, और रिलेशन इस तरह से हो कि वो फैमिली लाइक उनमें जो है ना वे इन्वायरमेंट बना सकें। इससे क्या होगा कि उनमें यूनिटी पैदा हो, एक शौर पैदा होगा यूनिटी का और एक दूसरे से ताल्लुक़ का। ठीक है जी, यही सिस्टम है और कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, अपने अच्छी तरह से देख लें और कोई चीज़ नहीं इसमें। ठीक है, लास्ट लाइन सारी चीज़ को आपको समझ आ जाएगी, लास्ट
पढ़ के। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, कहता है व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव्स, MBO। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे अच्छी तरह से ध्यान में रख के पढ़ना है। कहता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स बोथ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स एंड evaluating the process. It is a collaborate approach to management that focuses on aligning individual and team objective with organization goals। कहता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव को आगे रखते हुए, या फिर आप कह सकते हैं एक गोल को, एक मकसद को रखते हुए हम प्रोसीजर करते हैं, हम सेटिंग करते हैं। मतलब फ़र्ज़ करो कि हमारे पास मैनेजर है और उसके सब ऑर्डिनेटर यानी उसके नीचे काम करने वाले, वो अब क्या करेंगे, गोल्स की सेटिंग करेंगे और अपनी जितनी प्रोग्रेस होगी ना वो एवेलुएट करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें कहते हैं कि हमने इतना काम करना है, एक मंथ में हमने जो है ना वो 400 बंदों को हायर करना है, या फिर आप कह सकते हैं 400 बंदों को कर्जा देना है, ये इनका गोल है। तो इन्होंने 400 बंदे को कर्जा देना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उनका गोल होगा। और देखेंगे कि हमारे पास 15 दिन में कितने बंदों को हम कर्जा दे चुके हैं, तो ये हमारे पास एवेलुएट हो जाएगा कि हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। तो ये इसे एवेलुएटिंग प्रोग्रेस कहते हैं। और सेटिंग गोल क्या होता है कि हमने गोल सेट कर लिया है। इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेट अप्रोच होती है, यानी सारे मिलके उसी एक पर जो है ना वो फोकस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी अच्छे अच्छे बंदे होते हैं, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला अकेला। अब देखें जी, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है और इस तरह के और भी बंदे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कि कर्जा देने में मना रहे हैं, उनको अलग करना है और उनकी टीम अप यानी उनको टीम में जो है ना वो डिवाइड कर देना है। तो इसे व्हेन प्रॉपर्ली यूज्ड MBDO कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस एंड मोटिवेशन बीइंग ऑन द की ऑफ बेनिफिट्स। यानी हम कहता है कि हमारे पास MBO है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे सकती है। इस लिहाज से आपको समझ आ चुकी होगी कि MBO क्या करता है। MBO जो है ना वो गोल्स बनाता है और उनकी प्रोग्रेस को देखता है। इसके लिए वो क्या क्या करता है कि इंडिविजुअल्स को निकालता है, जो अच्छे अच्छे बंदे होते हैं उनको निकालता है कि हमने अगर कंपनी को हाइप पर लेके जाना है तो हमें इन बंदों की ज़रूरत होगी, फिर उनकी टीम बनाता है। तो ये इसमें आ जाता है जी। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास व्हाट इज़ दी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड दी एम्पावरमेंट। अब हमारे पास पार्टिसिपेटिव जो मैनेजमेंट है और एम्पावरमेंट वो क्या कहता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फिकेशन बाय गिविंग द एम्प्लॉयज़ अ वॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ देयर जॉब्स एंड दी कंपनी। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास मैनेजमेंट जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है, उनकी वॉइस दी जाती है कि वो सजेशन वगैरह ली जाती हैं। इट अलाउज द एम्प्लॉयज़ टू हैव से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गिव्स देम मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क। अब वही बात आ जाती है कि वो अगर कोई मीटिंग हो रही है कंपनी की और मैनेजर सारे बैठे हुए हैं तो एक एम्प्लॉय को भी इतना हक दिया जाता है कि वो बोल सके डिसीजन में कि ये जी इस तरह से बात होनी चाहिए, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। तो वो उसका काम तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग करना है, तो वो मैनेजर्स में बैठ के थोड़ा बहुत मशवरा दे दे कि है तो वो बंदा अकाउंटिंग का, वो थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में बता दे, थोड़ा मसलन लंच वगैरह इस तरह से इन चीज़ों के बारे में बता दे, तो वो क्या आता है को वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्टिसिपेट मैनेजमेंट। कहते हैं एम्पावरमेंट एम्प्लॉय आर इनकरेज टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस एंड सच एज बीइंग एबल टू करेक्ट प्रॉब्लम्स देमसेल्फ और मेक डिसीजन विद इन देयर रूल्स। अच्छा, अब एम्पावरमेंट क्या होती है, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनको पावर दी जाती है कि आप मैनेजमेंट के कामों में अमल दखल कर सकते हैं। तो उनको इनकरेज किया जाता है कि वो उनकी जो ज़िम्मेदारी है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के जितनी भी मसाइल चल रहे होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं रूल्स के अंदर रहते हुए। जो कंपनी ने रूल बनाए होते हैं उन रूल्स के अंदर रहते हुए अच्छे डिसीजन लेते हैं और कई प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। उन्हें एम्पावरमेंट एम्प्लॉयज़ का नाम दिया जाता है। चलें जी हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है व्हाट इज़ दी कॉन्टेंजेंसी अप्रोच टू दी लीडरशिप। हमारे पास कॉन्टेंजेंसी अप्रोच क्या है, तो हमारे पास कॉन्टेंजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप रिकोगनाइज करती है दैट दी पीपल इज़ डिफरेंट कल्चर बिहेव डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट एक्सेप्टेशन फ्राम देयर मैनेजर।
अच्छा, कॉन्टेंजेंसी हमारे पास जो अप्रोच है ना लीडरशिप, वो रिकग्नाइज करती है किसी भी बंदे को कि जितने भी आप लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं वो डिफरेंट कल्चर से हैं। कोई सिंधी है, कोई आपके पास जी आप कह सकते हैं कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई किसी इलाके से है। तो अगर वो डिफरेंट जो है ना कल्चर से हैं तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा, और जो एक्सेप्टेशन वो लगाए रखे हैं ना वो भी डिफरेंट होंगी किसी मैनेजर से। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजर विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन दे अडैप्ट द लीडरशिप स्टाइल टू द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ ईच सिचुएशन, एंड effective leadership depend on the matching the appropriate shared behavior to the specific circumstances। कहता है कि हमारे पास जो लीडरशिप होती है मैनेजर की, ज़ाहिर सी बात है मैनेजर ही लीड कर रहा है ना सारी कंपनी को, मतलब आप कह सकते हैं जितने भी उसके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं मैनेजर ही लीड कर रहा है। तो अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पूरा असर जो मैनेजमेंट होती है या फिर आप कह सकते हैं लीडरशिप अप्रोच होती है, उसमें क्या होता है कि वो सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखता है और इस तरह का बिहेवियर शो करवाता है स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में कि जो मैच कर जाए दूसरे के बिहेवियर से, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके पास हर तरह की प्रॉब्लम का हल होता है हर सिचुएशन में, ठीक है, ई सिचुएशन, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ ईच सिचुएशन, यानी उसके पास इतनी महारत होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन को संभाल सके। तो इसे हम कहते हैं अप्रोच होना, लीडरशिप, इसे लीडरशिप की अप्रोच कहते हैं। तो कहते हैं व्हाट आर दी सम चेंज इन पैटर्न्स ऑफ मोटिवेशन इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में हमारे पास कुछ पैटर्न्स चेंज हुए मोटिवेशन के, वो कौन कौन से थे। इन 21st सेंचुरी एम्प्लॉयज़ हैव शोन डिफरेंट मोटिवेशन कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन। मनी इज़ नो लॉन्गर द सोल मोटिवेटर एंड वर्कर वैल्यू अदर factors such as flexible working hours, causal dress, opportunity of commuting, and access to the internet. Various perks and diversity present in the modern workforce also adds complexity to the understanding addressing individual motivations। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पहले एम्प्लॉयज़ थे ना उनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है ना। अब जो आज के एम्प्लॉय हैं यानी 21st सेंचुरी के, उनके पास बहुत सारी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। उनका पैटर्न चेंज हो गया मोटिवेशन का। जैसे उनके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है कि हम हुकूमत की तरफ से ये आता है कि एक जो वर्कर है, एक जो एम्प्लॉय है, वो सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो उसे फ्लेक्सिबल जो है ना वो वर्किंग आवर्स मिल गए। उसके बाद कॉजुअल ड्रेस, एक ड्रेस मिल गया ऑफिस में, ब्लैक एंड वाइट जो है, आपको वाइट शर्ट लगनी है, ब्लैक आपको पैंट लगती है, साथ टाई लगती है, तो एक काजुअल ड्रेस उनको मिला, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फॉर टेली कम्युनिकेटिंग, जितनी भी टेली कम्यूटिंग अपॉर्चुनिटी थी उन्हें मिले, इंटरनेट की एक्सेस मिली, और बहुत सारे वेरियस पर्क्स थे, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनकी उनको अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसके साथ साथ ये भी हुआ कि हर एक मोटिवेशन के हर एक बंदे की जो अलग मोटिवेशन है उनमें कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई। तो इस तरह से पैटर्न चेंज हो गया। पहले एक सादी सी मोटिवेशन होती थी क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम थी, तो मोटिवेशन भी आपके पास मोटिवेशन के लिए आपके पास जो कह सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स नहीं थी इतनी होती, क्योंकि एम्प्लॉय को पता था मैंने यही काम करना है, इतने सरकमस्टेंस में रह के काम करना है, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। अब चीज़ें इतनी मिल गई कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गई कि एक चीज़ भी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर हमारे पास मसला बन सकता है। चलें जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ लीडरशिप चेंजिंग टू रिस्पॉन्स करंट ट्रेंड। तो हमारे पास व्हाट इज़ लीडरशिप चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू करंट ट्रेंड्स। इस मामलात में ये जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसमें जो लीडरशिप है वो कैसे चेंज हो रही है इस रिस्पॉन्स में। तो लीडरशिप इज़ इवॉल्विंग टू अडॉप्ट द चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एम्पावर्ड वर्कर्स। हमारे पास जो लीडरशिप है वो चेंज कर रही है, वो अडॉप्ट कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनको थोड़ा बहुत चेंज कर रही है, और एम्पावर्ड वर्कर यानी जो एम्पावर्ड वर्कर है ना, जो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, उनको भी जो है वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लीडर्स are finding it necessary to change their behavior and adopt coaching roles rather than being authorized figures। कहते हैं कि हमारे पास जो लीडर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और कोचिंग रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोच आपको बताता है, पनिश नहीं करता, लेकिन आपको बताता है जी ये काम आपने यहाँ पर करना है, ये काम आपने यहाँ पर करना है, और इस तरह से कोच कर रहा है, उसके बजाय एथोराइज करने की बजाय। ठीक है जी, एथोराइज करने की बजाय। कहते हैं इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन वर्क फोर्स आल्सो कॉल्स फॉर लीडर टू हैव नेटवर्क मेंटालिटी rather than a hierarchical one। न्यू फॉर्म
of organization design may require leaders to switch between the being a leader on one project and a team member on an other. तो यहाँ पर हमारे पास ये इसमें चेंजिंग आ रही हैं आपके सामने। सबसे पहले क्या है कि उसको क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। दूसरी बात उसमें आ रही है कि उसका जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए कोचिंग रूल्स एथोरेशियन के ज़रिए, ठीक है जी, उस की बजाय। उसके अलावा उसमें जो नेटवर्क मेंटालिटी होनी चाहिए। नेटवर्क मेंटालिटी मतलब कि उसका हर बंदे से कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास लीडरशिप चेंज हो रही है। तो जी नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेली कम्यूटिंग एंड वर्चुअल ऑफिसेज। हमारे पास जो टेली कम्यूटिंग है वो वर्चुअल ऑफिसेज, उनके क्या आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अलाउज द एम्प्लॉय टू वर्क अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफिस सेटिंग्स। हमारे पास जो टेली कम्युनिकेटिंग है ना, टेली कम्यूटिंग है, उसमें क्या होता है कि वो अलाउ करती है किसी भी एम्प्लॉय को कि वो अपने जो है ना वो स्टैंडर्ड ऑफिस की सेटिंग से दूर रह के भी काम कर सकता है, घर आराम से काम कर सकता है वर्चुअल ऑफिस विच डिज़ाइन ऑफिस स्पेसिस टू अकोमोडेट फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट। जिसमें क्या होता है कि जो ऑफिस होता है ना उनमें स्पेस वगैरह आ जाती है और फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट आपको मिलती हैं। हैव सेवरल एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेजेस रखती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट फ्रॉम वन फ्रीडम इन देयर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के पास जो है ना फ्रीडम आ जाता है इसकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। वो जब मर्जी काम कर सकता है और जब मर्जी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड जॉब सर्टिफिकेशन। तो उसको जॉब सर्टिफिकेशन भी उतनी होती है। हाउएवर कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स मे बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड ड्यू टू डिफरेंट वर्क शेड्यूल इट कैन आल्सो चैलेंजिंग टू टेली कम्युनिकेटर टू प्रूव द प्रोडक्टिविटी टू द मैनेजमेंट व्हेन दे आर नॉट बीइंग डायरेक्टली सुपरवाइज्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना होगा। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि एक बंदा खुद अपनी एक एज ए एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है। यानी अगर उसने 30 दिन का काम लिया है तो 30 दिन में वो क्या करेगा कि चाहे 15 दिन में काम ख़त्म कर ले और चाहे पूरे 30 दिन में काम ख़त्म करे। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता है और अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको अलग रखता है। और दूसरी बात यहाँ पर आई है कि जो इसके डिसएडवांटेज है उसमें ये ग्रुप्स की सूरत या फिर आप टीम्स नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि हर एक का वर्किंग आवर डिफरेंट होगा दूसरे से। तो इस तरह से टीम बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।